सो यार, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं एरो सीजन 1 एपिसोड 23 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले के सारे एपिसोड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इस वीडियो को पूरी तरह से देखने से पहले उन सारी वीडियोस को देख लें, ताकि आपको इस सीरीज की कहानी पूरी तरह से समझ में आ सके। सो यार, अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में ओलिवर और मैल्कम मर्लिन में हाथापाई हुई थी, जिसमें मैल्कम मर्लिन एरो को हरा देता है और उसकी पहचान जान जाता है कि ओलिवर ही एरो है। वहीं दूसरी तरफ जब ओलिवर की आंखें खुलती है, तब इसके हाथ बंधे हुए होते हैं और इसके सामने मैल्कम मर्लिन होता है। अपने सामने मैल्कम मर्लिन को देखकर ओलिवर इससे कहता है, तुम कितने पागल हो गए हो। तुमने मेरे बाप को मारा, इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा और अब तुम पूरे शहर को तबाह करना चाहते हो। जवाब में मैल्कम मर्लिन कुछ भी नहीं बोलता और इधर उधर की बातें करते हुए इसे इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिस पर गुस्साते हुए ओलिवर कहता है, तुम मेरे बाप से जल्द मिलोगे और मेरा तुम्हारा सामना एक बार फिर से होगा। चूंकि मैल्कम मर्लिन ने ओलिवर को लड़ाई में 2 बार हराया था, इसीलिए मैल्कम मर्लिन इसकी बातों को फिर से इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। मैल्कम मर्लिन के चले जाने के बाद ओलिवर अपनी जंजीर को पकड़ता हुआ जंजीर के ऊपर में बढ़ने की कोशिश करता है और फिर एक जोरदार का झटका लगाकर सीलिंग में लगे हुए रड को तोड़ देता है, जिस वजह से ओलिवर खुद को मुक्त कर पाता है। पर इसके हाथ अभी भी जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर मैल्कम के बहुत सारे गार्ड होते हैं जो ओलिवर के द्वारा ऐसा कुछ करते देख इसके पास आते हैं और इसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ओलिवर अपने बाहुबल के जोर से इन सारे गार्डों पर हमला करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उन्हें थूर कूच रहा होता है कि तभी सामने से एक गार्ड आता है और इसे गन पॉइंट पर लेता है। ओलिवर कुछ कर पाता कि इससे पहले पीछे से डीगल आ जाता है और इस गार्ड को मौत की नींद सुलाता हुआ ओलिवर के पास पहुंचता है और इसे कहता है, फेलिसिटी ने तुम्हारे जूतों में ट्रैकर लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया था, उसी को तो फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। इतना कहने के बाद डीगल ओलिवर को संभालता हुआ एरो केव में लाता है और फेलिसिटी को ओलिवर के सही सलामत होने वाली बात बताता है। आगे हमारी नजर फेलिसिटी पर पड़ती है, जो ओलिवर और डीगल से मिलने एरो केव में आ रही होती है कि तभी इसके पास डिटेक्टिव क्विंटीन लैरीलेंस आता है और इसे गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन में ले जाता है। आगे डिटेक्टिव क्विंटीन लैरीलेंस कहता है, तुमने उस जगह की फाइल या फिर सर्वर को हैक किया है जहां पर तुम्हारे हैकिंग के कुछ देर बाद या फिर उसी दिन एरो को देखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा कनेक्शन कहीं न कहीं एरो से है। तुम मुझे बता दो कि एरो कौन है। यहाँ पर डिटेक्टिव क्विंटीन लैरीलेंस फेलिसिटी से पूछताछ कर रहा होता है कि तभी इसके पास एरो का कॉल आता है, जो इसे कहता है, मैल्कम मर्लिन चाहता है कि ग्लेड्स में तबाही आए। वह ग्लेड्स में भूकंप पैदा करके वहां पर की सारी चीजों को तबाह करना चाहता है और फिर वहां पर एक नए बिजनेस को स्थापित करना चाहता है। शुरू में डिटेक्टिव क्विंटीन लैरीलेंस को एरो यानी ओलिवर की बातों पर भरोसा नहीं होता, पर एरो के द्वारा बार बार समझाने पर वह मान जाता है। चूंकि शहर में तबाही आने वाली होती है, इसीलिए डिटेक्टिव क्विंटीन लैरीलेंस फिलहाल के लिए एरो को पकड़ने का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल देता है और फेलिसिटी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। आगे हमारी नजर ओलिवर और मोइरा पर पड़ती है। यहाँ पर ओलिवर अपनी माँ से पूछता है, एक बात बताओ माँ, तुम ग्लेड्स में तबाही क्यों लाना चाहती हो मैल्कम मर्लिन के साथ मिलकर। शुरू में मोइरा कुछ भी बताने से इनकार करती है, पर वह कहती है, बेटा, मैं तुमसे और टिया से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं उसके साथ मिलकर नहीं रहूंगी या फिर उसके गंदे कामों में उसका सपोर्ट नहीं करूंगी तो वो तुम दोनों को मार देगा। जवाब में ओलिवर कहता है, माँ आप बिल्कुल बुरी हो। आपने केवल 2 लोगों की जान के बदले पूरे शहर की जान को दांव पर लगा दिया है। पता नहीं उस भूकंप में कितने लोग होंगे जो मेरी या फिर टिया की तरह होंगे और उस भूकंप में मारे जाएंगे। आपको केवल अपने बच्चों के लिए मैल्कम के गंदे कामों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। इतना बोलकर ओलिवर यहाँ से जाने लगता है कि तभी मोइरा इसके पास आकर इससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। जवाब में ओलिवर कहता है, किसी को तो वो तबाही रोकनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। ओलिवर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है कि तभी इसकी मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो इसके घर पर आई हुई होती है।
यहाँ पर ऑलिवर लॉरेन को किस करता हुआ कहता है, लॉरेन तुम पूरे लाइफ में एक ऐसी लड़की हो जिसने मुझे समझा है, मैं अब तुमसे कभी भी दूर नहीं होऊंगा। फिलहाल मुझे कुछ काम करना है जो मैं करने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद ऑलिवर अपने घर से निकल पड़ता है। आगे हमारी नजर मोइरा क्वीन पर पड़ती है, जिसके पास मैल्कम मर्लिन का कॉल आता है। यहाँ पर मैल्कम मर्लिन की बातों से हमें पता चलता है कि ग्लेड्स इलाके में जो तबाही होने वाली थी वो आज ही होने वाली है। इस बात को सुनने के बाद मोइरा एकदम से डर जाती है। चूंकि ऑलिवर ने इसे कुछ समझाया बुझाया था, इसीलिए वह प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाती है और सारे लोगों के सामने ये बात एक्सेप्ट करती है कि मैल्कम मर्लिन ग्लेड्स इलाके को तबाह करना चाहता है और उसके सारे पूरे कामों में मोइरा भी इन्वॉल्व है। चूंकि मोइरा क्वीन ने ग्लेड्स इलाके के तबाह होने वाली बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कही थी, इसीलिए जब ये न्यूज़ पूरे शहर में वायरल होती है या फिर टेलीकास्ट होती है तो पूरे शहर में तहलका मच जाता है और ग्लेड्स इलाके के सारे लोग इधर उधर भागते हुए सड़क पर भागा दौड़ी का माहौल बना देते हैं। आगे हमारी नजर टॉमी और उसके पिता मैल्कम मर्लिन पर पड़ती है। यहाँ पर टॉमी अपने पिता से ऑलिवर के द्वारा बताई गई मैल्कम मर्लिन के द्वारा शहर को तबाह करने वाली बात पूछता है, जिस पर मैल्कम मर्लिन हाँ में जवाब देते हुए कहता है, वहाँ के लोग बुरे हैं, अगर वहाँ के लोग नहीं मरेंगे तो शहर में दीमक की तरफ फैलते जाएंगे। मुझे उन सारे लोगों को मारना है क्योंकि उन सारे लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा था। चूंकि टॉमी एक अच्छा बंदा था और मैल्कम मर्लिन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान दांव पर लगी थी, इसीलिए यहाँ पर टॉमी इसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से मोइरा के द्वारा टेलीकास्ट की गई न्यूज को फॉलो करते हुए यहाँ पर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और मैल्कम मर्लिन को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैल्कम मर्लिन खुद को संभालता हुआ अपने ब्लैक एरो वाले सूट को पहनता है और इन सारे पुलिस पर हमला करते हुए इन्हें मारने थूरने लगता है। यहाँ पर टॉमी पुलिस वालों के साथ मिलकर अपने पिता मैल्कम मर्लिन को रोकने की कोशिश करता है, पर मैल्कम मर्लिन अपने दाव पेच को यूज करता हुआ इन सारे पुलिस वालों को मौत की नींद सुला देता है और फिर अपने बेटे टॉमी को बेहोश करता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है। आगे हमारी नजर ऑलिवर, डिगल और फेलिसिटी पर पड़ती है। यहाँ पर ये तीनों काफी देर तक बात विचार और इधर उधर की जांच पड़ताल करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैल्कम मर्लिन यूनिडेक से जो मशीन लाया है वह सबवे स्टेशन के आसपास वह कहीं रख सकता है, क्योंकि वही एक इलाका है जो ग्लेड्स के सबसे पास पड़ता है और वहीं से पूरे ग्लेड्स को तबाह किया जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ऑलिवर, डिगल और फेलिसिटी से कहता है, मैं मैल्कम मर्लिन को रोकने जाऊंगा और इसी क्रम में डिगल सबवे स्टेशन के आसपास मशीन को खोजेगा और जब मशीन मिल जाएगी इसे, तब वह उसे डीएक्टिवेट कर देगा। चूंकि ऑलिवर यानी एरो 2 बार मैल्कम मर्लिन से हार चुका था, इसीलिए डिगल इसे रोकते हुए कहता है, तुम अकेले वहां पर नहीं जाओगे, हम लोग कोई एक तीसरे बंदे को खोजते हैं जो मशीन के पास जाएगा और उसे डीएक्टिवेट करेगा। ऑलिवर को भी डिगल की बातें सच लगती है और वह डिटेक्टिव क्वेंटी लैरी लेंस को फोन करते हुए कहता है, ग्लेड्स किस वजह से तबाह होने वाला है आपको अच्छी तरह से पता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ग्लेड्स के इलाके में जाकर उसके जमीन के नीचे यानी सबवे स्टेशन के आसपास उस चीज को खोजें जिसकी वजह से वहां पर तबाही होने वाली है। मुझे सारी चीजों को तलाशी करने के बाद ये बात पता चली है कि वो मशीन कहीं ना कहीं सबवे स्टेशन के आसपास होगी। आप वहां पर जाओ और उस मशीन को खोजो। चूंकि डिटेक्टिव क्वेंटी लैरी लेंस एक अच्छा, ईमानदार और समाजसेवी इंसान था, इसीलिए वह एरो की बात मानता हुआ मशीन को खोजने निकल पड़ता है। आगे हमारी नजर एरो और डिगल पर पड़ती है, जो मैल्कम मर्लिन को तलाशते हुए उसके घर पर पहुंचते हैं। चूंकि मैल्कम मर्लिन यहाँ से निकल चुका था, इसीलिए यहाँ पर इन्हें पुलिस वालों की लाश और फर्श पर पड़ा हुआ बेहोश टॉमी मिलता है। टॉमी को फर्श पर पड़ा हुआ देखकर ये दोनों टॉमी को बेहोशी से वापस लाते हैं। अपने सामने डिगल और ऑलिवर को देखकर टॉमी इससे कहता है, आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। मेरे पिता ठीक वैसे ही हैं जैसा तुम कह रहे थे। मेरे पिता पूरे शहर को बर्बाद करना चाहते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मुझे तुम पर भरोसा कर लेना चाहिए था। टॉमी को इस कदर हताश देकर ये दोनों टॉमी को समझाते बुझाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जो ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक खत्म हुआ था। चूंकि पिछले एपिसोड में याहू फेही को एडवर्ड ने मार दिया था, इसीलिए यहाँ पर शैडो, ऑलिवर और स्लेड विल्सन काफी गुस्सा होते हैं और मौका पाकर एडवर्ड पर हमला करते हुए इसे मारने थूरने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग एक दमदार फाइट को देख पाते हैं। इसी क्रम में
हमारी नजर आसमान में एक इंटरनेशनल फ्लाइट पर पड़ती है जो चाइना की तरफ जा रहा होता है। फ्लाइट को देखकर एडवर्ड के आदमी इस फ्लाइट पर हमला करके इसे मार गिराने की कोशिश करते हैं कि तभी शैडो और ऑलिवर दौड़ते हुए इस टैंक के पास पहुंचते हैं और यहाँ मौजूद सारे लोगों को थूरना कुचना शुरू कर देते हैं। शैडो इस टैंक के सारे लोगों को मार कूच कर नीचे फेंक देती है और ऑलिवर इस टैंक के मशीन को रिप्रोग्राम करते हुए इससे निकलने वाले मिसाइल को रिप्रोग्राम करता है और फिर एडवर्ड की छावनी पर गिरा देता है, जिस वजह से एडवर्ड की छावनी में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसी क्रम में हम लोग स्लेड विल्सन को देख पाते हैं जो एडवर्ड की छावनी में एडवर्ड के आदमियों से लड़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक जोरदार का धमाका होता है। एडवर्ड की छावनी में हुए धमाके को देखकर ऑलिवर और शैडो को ऐसा लगने लगता है कि स्लेड विल्सन अब नहीं रहा, इसीलिए ये दोनों मायूस होते हुए छावनी के पास जाकर स्लेड विल्सन की लाश को तलाशने लगते हैं कि तभी ऑलिवर को स्लेड विल्सन जिंदा दिखाई पड़ता है। स्लेड विल्सन को जिंदा देखकर ऑलिवर काफी खुश होता है और इसके पास आकर इसका हालचाल पूछने की कोशिश करता है। किसी क्रम में हम लोग एडवर्ड को देख पाते हैं जो मौका पाकर शैडो को पकड़ लेता है और इसे मारने की कोशिश करता है। क्योंकि ऑलिवर अब काफी ट्रेन हो गया था, इसीलिए वह जल्दबाजी दिखाते हुए अपने हाथ में पड़े हुए तीर धनुष से एडवर्ड पर हमला कर देता है और इसे मौत की नींद सुला देता है। एडवर्ड के मर जाने के बाद ऑलिवर और शैडो स्लेड विल्सन के पास आते हैं और इसकी केयर करते हुए इससे बात करना शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। आगे हमारी नजर रॉय हार्पर पर पड़ती है जो मोइरा क्वीन के द्वारा दिए गए बयान को टीवी पर देख रहा होता है। इस न्यूज को देखकर रॉय काफी परेशान होता है और दौड़ता हुआ रोड पर पहुंचता है जहां इसे कुछ गुंडे दिखाई पड़ते हैं जो शहर छोड़ने वाले सारे लोगों को लूट रहे होते हैं। चूंकि रॉय हार्पर एरो से काफी इंस्पायर्ड हुआ था, इसीलिए वह इन सारे गुंडों के पास जाकर इन्हें मारने, थूरने और कुचने की कोशिश करता है। काफी देर तक लड़ाई झगड़ा करने के बाद आखिरकार रॉय हार्पर कमजोर पड़ने लगता है और एक गुंडा इसे गन पॉइंट पर लेकर इसे बस मारने वाला होता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, टिया रॉय हार्पर से प्यार करती थी, इसीलिए वह रॉय हार्पर को खोजते हुए ग्लेड्स इलाके में पहुंचती है जहां इसे ये गुंडा दिखाई पड़ता है जो रॉय हार्पर को गन पॉइंट पर लिए हुए होता है। आगे टिया इस गुंडे पर हमला करके इसे बेहोश कर देती है। अपने सामने टिया को देखकर रॉय हार्पर इससे पूछता है, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? जिस पर टिया कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस बात को सुनने के बाद रॉय हार्पर काफी खुश होता है और टिया के साथ यहाँ से दूर चला जाता है। इसी क्रम में हम लोग डिटेक्टिव क्वेंटिन लैरी लेंस को देख पाते हैं जो फेलिसिटी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर मैल्कम मर्लिन ने मशीन को रखा था। यहां पर फेलिसिटी इसे मशीन को हैक करके उसे बंद करने की प्रोसेस बताना शुरू कर देती है। काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी आखिरकार क्वेंटिन को कुछ भी हाथ नहीं लगता, जिसके बाद वह परेशान होता हुआ अपनी बेटी लॉरेन के पास फोन करते हुए कहता है, बेटी, मैं अभी ग्लेड्स इलाके में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी अपने ऑफिस में होगी जो भी ग्लेड्स में है। मैं तुमसे बस यही कह रहा हूँ बेटी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके अपने ऑफिस से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। क्योंकि मैं मशीन के पास हूँ और इसे बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह बंद हो ही नहीं पा रहा है। अपने पिता को इस कदर परेशान देख लॉरेन इसे झूठ बोलते हुए कहती है, पापा, मैं कब का ऑफिस से निकल चुकी हूँ। आप परेशान मत हो। आप अपने दिमाग को शांत करते हुए उस मशीन को बंद करने की कोशिश करो। आप जरूर अपने काम में सफल हो जाओगे। मेरे लिए आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। लॉरेन से बात करने के बाद डिटेक्टिव क्वेंटिन लैरी लेंस को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और वह फेलिसिटी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस मशीन को बंद करने की कोशिश में लग जाता है। पर कहीं न कहीं अभी भी इसके दिमाग में यह बात घूम रही होती है कि लॉरेन अभी भी ऑफिस में होगी क्योंकि उसे समाज सेवा करना पसंद है। आगे हमारी नजर ऑलिवर और टीगल पर पड़ती है जो अभी भी टॉमी यानी मैल्कम मर्लिन के घर पर होते हैं और यहाँ पर मैल्कम को तलाश रहे होते हैं। इधर उधर तलाशने के क्रम में आखिरकार डीगल को मैल्कम मर्लिन दिखाई पड़ जाता है जो एक किसी कमरे में छुपा हुआ होता है। अपने सामने डीगल और एरो को देखकर मैल्कम मर्लिन इसके पास आता है और इसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। काफी देर तक हाथापाई करने के बाद भी डीगल और ऑलिवर मिलकर मैल्कम मर्लिन को नहीं हरा पाते और आखिरकार मैल्कम मर्लिन डीगल को घायल करता हुआ यहाँ से भागने लगता है। डीगल को घायल होता हुआ देखकर ऑलिवर यानी एरो इसके पास आता है और इसे संभालने की कोशिश करता है, पर डीगल कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऑलिवर,
तुम उसके पीछे जाओ और उसे मार डालो। अगर उसका काम तुम खत्म कर देते हो तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। ओलिवर यानी एरो को डीगल की बातें फिर से सही लगती है और वह मैल्कम मर्लिन का पीछा करते हुए इसके पीछे जाता है और इससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसी क्रम में हम लोग डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरी लेंस को देख पाते हैं, जो अभी भी भूकंप पैदा करने वाली मशीन के पास होता है और फेलिसिटी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इस मशीन को बंद करने में लगा हुआ होता है। काफी देर तक सारे टोटके को आजमाने के बाद फेलिसिटी और डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरी लेंस आखिरकार इस मशीन को बंद कर देते हैं। मशीन के बंद होने के बाद डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरी लेंस अपनी बेटी लॉरेन के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, तो दूसरी तरफ फेलिसिटी मशीन के बंद होने की घटना ओलिवर यानी एरो को बताती है, जो मैल्कम से लड़ रहा होता है। लड़ाई के दौरान मैल्कम एरो पर भारी पड़ रहा होता है और इसे बस मारने वाला होता है कि तभी ओलिवर इससे कहता है, तुम हार गए मैल्कम, मैंने मशीन की लोकेशन को खोज करके उसे बंद करवा दिया। अब कभी भी इस शहर में भूकंप नहीं आएगा। मशीन के बंद होने वाली बात सुनकर मैल्कम थोड़ा सा चौंक जाता है और कुछ सोचने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओलिवर जमीन पर पड़े हुए एक छोटे से तीर के टुकड़े को मैल्कम के सीने में घुसेड़ देता है, जिस वजह से इसकी तबीयत खराब होने लगती है और यह बस मरने वाला होता है। पर मरने से पहले वह कहता है, तुमने बस एक मशीन को खोजा है, शहर में वैसे एक और मशीन है जो तुम कभी भी खोज नहीं पाओगे और वह बस एक्टिवेट होने वाला होगा। इतना कहने के बाद मैल्कम फिलहाल के लिए स्वर्ग सिधार जाता है। फ्रेंड्स, आप ज्यादा खुश मत हो, मैल्कम अभी मरा नहीं है। यह अगले सीजन में फिर से रिटर्न होगा और क्या कांड मचाएगा देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना। खैर, हम लोग वापस आते हैं कहानी की तरफ। मैल्कम की बात सुनने के बाद ओलिवर यानी एरो और डीगल कुछ कर पाते कि इससे पहले ग्लेड्स के पश्चिमी इलाके में रखा हुआ मशीन अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर भूकंप आना शुरू हो जाता है। ये वही एरिया था फ्रेंड्स जहाँ पर लॉरेन का ऑफिस था। आगे हमारी नजर लॉरेन पर पड़ती है, जो अभी भी ऑफिस में होती है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है कि तभी यहाँ पर एक जोरदार का झटका आता है और इसी झटके के अंदर वह दब जाती है। जब लॉरेन के इलाके में भूकंप आने वाली बात टॉमी को पता चलती है, तब वह दौड़ता हुआ लॉरेन के पास पहुंचता है, जहां वह देखता है लॉरेन तो दबी हुई है। यहाँ पर टॉमी अपने बाहुबल के जोर से लॉरेन के ऊपर में पड़े हुए मलबे को हटाता है और लॉरेन को बाहर जाने को कहता है। टॉमी की बात सुनने के बाद लॉरेन दौड़ती हुई ऑफिस से बाहर भागती है कि तभी यहाँ पर एक और जोरदार का झटका आता है, जिसमें लॉरेन का पूरा ऑफिस तबाह हो जाता है और टॉमी इसके अंदर दब जाता है। आगे हमारी नजर डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरी लेंस पर पड़ती है, जो भी अब तक लॉरेन के ऑफिस के बाहर आ चुका होता है। चूंकि इस इलाके में बहुत ज्यादा झटके आ रहे थे, इसीलिए डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरी लेंस दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास पहुंचता है और इसे पकड़ लेता है। चूंकि टॉमी लॉरेन के ऑफिस के अंदर फंस चुका था और इसका ऑफिस पूरी तरह से तबाह हो चुका था, इसीलिए लॉरेन को टॉमी की चिंता सताने लगती है और वह चिल्ला चिल्लाकर टॉमी को बुलाने लगती है। चूंकि इस इलाके में बहुत सारे भूकंप के झटके आ रहे थे, इसीलिए डिटेक्टिव क्वेंटीन लैरी लेंस अपनी बेटी को टॉमी के पास नहीं जाने देता। जब लॉरेन के ऑफिस वाले इलाके में भूकंप आने वाली बात ओलिवर को पता चलती है, तब वह दौड़ता हुआ लॉरेन के ऑफिस के बाहर पहुंचता है, जहां वह लॉरेन को टॉमी टॉमी चिल्लाते हुए देखता है। लॉरेन को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर ओलिवर समझ जाता है कि टॉमी मलबे के अंदर फंसा हुआ होगा। वह दौड़ता हुआ मलबे के अंदर जाता है और टॉमी के शरीर पर से पड़े हुए सारे मलबे को हटाता है, जिसके बाद इसे पता चलता है एक मोटा सा सरिया टॉमी के सीने के पार हो चुका है और टॉमी अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। अपने सामने ओलिवर को देखकर टॉमी कहता है, मुझे ऐसा लगता है ओलिवर, तुमने अब तक मेरे पिता को मार दिया होगा। मेरे पिता बहुत बुरे इंसान थे ओलिवर, उन्होंने हमारे शहर को क्या से क्या बना दिया। तुम लॉरेन का ध्यान रखना ओलिवर, मैं शायद अब जिंदा नहीं बचूंगा। इतना कहने के बाद टॉमी अपनी आखिरी सांसें गिनता है और कुछ इस तरह से हमारी दुनिया को छोड़कर चला जाता है। चूंकि टॉमी ओलिवर का दोस्त था और टॉमी मर चुका था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी सेकेंड सीजन में दिखाई गई है। अगर आप सेकेंड सीजन को देखना चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप कर देना। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।